गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका एमडी लॉ क्लासेस में। जो अपनों ने सीपीसी की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सीपीसी की हिस्ट्री क्या है, कि 1908 से पहले भी हमारी सीपीसी हुआ करती थी, इसमें लेट जो अमेंडमेंट हुए थे वो क्या है, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने सेक्शन 1 से लेके 8 तक बताई थी, जिसमें डेफिनेशन क्लोज और सेक्शन 8 तक मैंने आपको क्लियर किया था। आज आगे बढ़ते हैं सेक्शन 9 को लेके। उससे पहले जिन्होंने भी लेटेस्ट मेरे चैनल के मेंबर बने हैं, ज्वाइन किया है, उनको थैंक यू। जिसमें फर्स्ट नेम है दिशान गेमिंग, सेकंड है माया देवजानी, थर्ड है पुनीत मित्तल और पुनीत महंत और फोर्थ है संजय मित्तल। इन सबको दिल से थैंक यू कि आपने एमडी लो क्लासेस के मेंबर बने हैं, एंड थैंक यू सो मच। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 से लेके, जिसमें ये जो अपनों ने उस दिन पढ़ा था वो था प्रिलिमिनरी, जिसको स्टार्टिंग बोलते हैं अपने सेक्शन 1 से लेके 8 तक। आज अपने पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, वो भी इंपॉर्टेंट था, वो स्टार्टिंग था, वो सब बताता था। इसमें जो जो वर्ड यूज किए गए हैं उनका मतलब क्या है, ठीक है। आज अपने स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 का नेम क्या है? साधारण वादों के विषय में, मतलब जो जनरल सूट्स है उनके बारे में हमारी सीपीसी क्या कहती है। ये कहां से कहां तक है? 9 से लेके 35 बी तक है। 9 से लेके 35 बी तक। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे चैप्टर्स के नेम, हर चैप्टर कहां से कहां तक है, कितने सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, कितने सेक्शन तक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो सेक्शन का टाइटल होता है वो एज इट इज, जो हमारे बेरेक्ट में लिखा हुआ है। कुछ टाइटल ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, याद नहीं होते, लेकिन उनको टुकड़ों में याद करो। करना क्या है? एज इट इज ही करना है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 साधारण वादों के विषय में 9 to 35 बी। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 का टाइटल है कोर्ट टू ट्राई। कोर्ट क्या कर सकता है? ट्राई कर सकता है। क्या? ऑल सिविल सूट्स। क्या कर सकता है? ऑल सिविल सूट्स, बट ये कहता है अनलेस बार्ड। ये सेक्शन ही क्लियर कर देता है कि कोर्ट क्या करेगा, सारे मैटर सुनेगा, जितने भी सिविल मैटर्स है वो सुनेगा, जब तक कि उसे बार्ड नहीं कर दिया जाता। मतलब जब तक उसे मना नहीं करेंगे तब तक सॉरी, जब तक उसे मना नहीं करेंगे तब तक वो क्या करेगा? सारे सिविल मैटर्स सुनेगा। हिंदी में कहता है जब तक वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। इस सेक्शन को थोड़ा सा इन्होंने घुमा फिरा के दे दिया हुआ है। बेरक थोड़ी सी कोमास लगा के इन्होंने क्या कर दिया, ये थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेकिन अपने कोमास हटा के अपने उसको समझेंगे कि ये पॉजिटिव और सिंपल वे में क्या कहता है। ये कहता है, अगर मैं जो लाइन बोल रही हूँ सेक्शन का टाइटल लिख के उस लाइन को आप लिख दीजिएगा। अगर डायरेक्ट वाली आप नोट्स में लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट में अपने समझने के तरीके से लिखेंगे तो वो आपको रिवीजन करने में इजी रहेगा। कि न्यायालयों को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी, बट उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित न कर दिया हो। मतलब कोर्ट सारे सिविल नेचर्स के मैटर सुनेगा, लेकिन ये कहता है उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान, संज्ञान का मतलब होता है कॉग्निजेंस। कोर्ट क्या करता है? जब कोर्ट के पास मैटर्स आता है तो कोर्ट क्या करता है? अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है कि हाँ ये चीज हुई है या हुई थी, उसके ऊपर अपने माइंड को लेके जो उसको सही लगता है वो बात करता है। फिर इसमें दो वर्ड दिए हुए हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, अभिव्यक्त या विवक्षित। अभिव्यक्त का मतलब होता है बाय वर्ड्स, मतलब कुछ लिखा हुआ है लिखित रूप में, ठीक है। और विवक्षित का रूप मतलब होता है इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, ठीक है। मतलब ऐसी चीज जो लिखी हुई है या बताई हुई है वो तो होता है एक्सप्रेस, और इम्प्लाइड का मतलब होता है बाय कंडक्ट। जैसे किसी हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा हुआ है कि ये मैटर्स नहीं सुने जाएंगे, इम्प्लाइडली बार्ड कर रखा है, तो वो क्या हो जाएगा? विवक्षित रूप से। तो बट उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित ना हो। तो कोर्ट क्या करेगा? सारे सिविल मैटर सुनेगा, अनलेस जब तक कि उसको बार्ड न कर दिया जाए। ये सेक्शन कहते हैं। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, दो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।
फर्स्ट एक्सप्लेनेशन को लिख लीजिए, सिविल प्रकृति के बाद। ये जो डेफिनेशन है ये एलएलबी के एग्जाम में 80% पूछी जाती है कि सिविल नेचर क्या है, सिविल नेचर के बाद किसे कहते हैं। ये बहुत बार एलएलबी के एग्जाम में पूछी जाती है। और इसमें आगे जो सिविल नेचर को है कई बार वाइड रूप में भी पूछ लिया जाता है कि बताएं कौन कौन से वाद सिविल नेचर के होते हैं, कौन कौन से वाद सिविल नेचर के नहीं होते। तो इस क्लास में मैं आपको 7 से 10 ऐसे वाद बताऊंगी जो सिविल नेचर के होते हैं और ऐसे बताऊंगी 7 से 10 कि कौन से नहीं होते। उससे पहले अपने इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो एक्सप्लेनेशन 1 कहता है सिविल नेचर्स के सूट कौन कौन से हैं। तो सिविल नेचर की परिभाषा यहाँ दी हुई है, वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या धन संबंधी, 2 लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, या तो प्रॉपर्टी रिलेटेड या किसी डेजिग्नेशन रिलेटेड अधिकार प्रतिपादित है। इस बात के होते हुए भी ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है। अब इस डेफिनेशन को अगर आप एज इट इज याद करते हैं तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे देगा। लेकिन आप कुछ भी अपनी लैंग्वेज में ही लिख देते हैं कि सिविल नेचर के सूट किया तो वो नंबर काटेगा ही काटेगा। तो एज इट इज इस लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इस लाइन को आप याद कर सकते हैं कि वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिपादित है। नंबर 2, इस बात के होते हुए भी ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी। नंबर 3, प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है। तो इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर देना। फिर इसमें एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ कि एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के पर्पस के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्सप्लेनेशन 1 में निर्दिष्ट पद के लिए कोई फीस है या नहीं। मतलब एक्सप्लेनेशन 1 में जो जो संपत्ति संबंधी या पद संबंधी जो अधिकार बताया हुआ ना, इसमें जरूरी नहीं है कि उसको उसकी चीज में फीस मिलती है या नहीं, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये है सेक्शन 9 जो इंपॉर्टेंट है कि जब तक वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगा। फिर इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं कि फर्स्ट कहता है सिविल नेचर का सूट और सेकंड कहता है एक्सप्लेनेशन 1 के लिए जरूरी नहीं है कि फीस हो। फिर आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं कि सिविल नेचर के कौन कौन से सूट होते हैं। सिविल नेचर के कौन कौन से सूट होते हैं, तो फर्स्ट आता है किराए की वसूली के लिए वाद। नंबर 1 किराए की वसूली के लिए वाद। नंबर 2 दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए। नंबर 3 वेतन का बताया। नंबर 4 पद संबंधी। नंबर 5 संपत्ति संबंधी। नंबर 6 संविदा भंग। नंबर 7 पूजा का अधिकार। नंबर 8 विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद। नंबर 9 लेखा संबंधी वाद और नंबर 10 वोट देने का अधिकार। ये क्या है, सिविल नेचर के सूट हैं। थोड़ा मैंने फास्ट बोला है तो आप वीडियो पॉज करके एक एक करके लिख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाई जा रही है, रिकॉर्ड हो रही है आप सभी के लिए। तो थोड़ा सा कष्ट आप भी करें, वीडियो पॉज करें और एक एक पॉइंट इसमें लिखते जाएं। फिर आते हैं कि कौन कौन से सूट सिविल नेचर के नहीं है। तो पहला गरिमा संबंधी, दूसरा राजनीति संबंधी, फिर जाति के निष्कासन संबंधी, फिर पब्लिक पॉलिसी का अगर कोई मैटर है या कोई वॉलेंटियरली कोई काम किया जाता है तो वो, या कुछ अधिनियमों द्वारा वर्जित किया गया है वो, या गोपनीयता के अधिकार से संबंधित वाद या भुगतान से संबंधित वाद। ये क्या है, ये मैटर्स ऐसे हैं जो सिविल प्रकृति के वाद नहीं है। ठीक है, फिर एक बात आती है सेक्शन 9 के लिए ज्यूरिसडिक्शन की। कई बार पूछ लिया जाता है सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग बताए क्षेत्राधिकार कितने प्रकार का होता है। तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग क्षेत्राधिकार होता है 5 प्रकार का। पहला होता है टेरिटोरियल, मतलब टेरिटोरियल होता है, इसमें होता है क्षेत्राधिकार या प्रादेशिक अधिकारिता, इसको बोलते हैं प्रादेशिक अधिकारिता। तो ये सिर्फ मैं आपको, अगर आपका 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है सेक्शन 9 को लेके या सिविल नेचर को लेके, तो उसमें ये चीज भी आप लिख सकते हैं कि सिविल नेचर को सीपीसी सेक्शन 9 में बताया गया है। सिविल नेचर की परिभाषा सीपीसी सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है, डेफिनेशन लिख दीजिए। फिर सिविल नेचर के सूट कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। फिर सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग ज्यूरिसडिक्शन लिख देंगे, जिसमें पहला आएगा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा आएगा सब्जेक्ट मैटर को लेके, दूसरा क्या आएगा सब्जेक्ट मैटर को लेके, दूसरा आएगा सब्जेक्ट वाद विषय संबंधी अधिकारिता, तीसरा आता है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, तीसरा आता है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। पहला टेरिटोरियल, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, तीसरा पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन और फोर्थ आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, फोर्थ आता है ओरिजिनल
जुरिस्डिक्शन, और फिफ्थ आता है अपीलेंट, फिफ्थ आता है अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। तो इसमें सेक्शन 9 में ये 5 प्रकार के जुरिस्डिक्शंस बताए हुए हैं। पहला टेरिटोरियल, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, तीसरा पिक्यूनरी, फोर्थ ओरिजिनल और फिफ्थ एपिलेट जुरिस्डिक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं, फर्स्ट को प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, दूसरे को बोलते हैं वाद विषय संबंधी क्षेत्राधिकार, तीसरे को धन संबंधी अधिकारिता, चौथे को बोलते हैं आरंभिक अधिकारिता, और फिफ्थ को बोलते हैं अपीलिएट क्षेत्राधिकार। ठीक है, अपीलिएट क्षेत्राधिकार। तो ये है सेक्शन 9। सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिए। जैसे सेक्शन 10 पढ़ते हैं, 11 पढ़ते हैं, वैसे ही सेक्शन 9 को पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं सेक्शन 10 और 11 पे। देखो सेक्शन 10 पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, रेस सब जुडिस क्या होता है, वादों का रोक दिया जाना क्या है। अगर यहाँ पे मैं आपको पढ़ाती हूँ, इसकी मैं जिस्ट तो आपको बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो पॉज करके अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो पे जाइए, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से पहले रेस सब जुडिस की वीडियो देखिए, वहां से सेक्शन 10 क्लियर कीजिए, फिर वहां से सेक्शन क्लियर होने के बाद आप यहाँ पे आइए वापस, फिर इस सेक्शन का रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो मैं सेक्शन 10 बताती हूँ, वादों का रोक दिया जाना। इसमें ये कहता है कि जब एक सूट पहले से ही पेंडिंग चल रहा है, ठीक है, किसी कोर्ट में एक सूट पहले से ही पेंडिंग चल रहा है, और उस कोई दूसरी पार्टी है वापस से उसी सूट पे लेके, उसी कॉज ऑफ एक्शन पे लेके दूसरा सूट इंस्टीट्यूट करती है, तो दूसरा वाला जो कोर्ट है मैटर तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसकी ट्रायल को रोक देगा। लेकिन उसकी ट्रायल को रोक देगा क्यों? क्योंकि इसी मैटर्स पे लेके, इन्हीं फैक्ट्स पे लेके एक पहले से केस चल रहा है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन होगा कि मैडम जो दूसरा वाला कोर्ट है उसको कैसे पता चलेगा कि ये पहले से ही मैटर पेंडिंग है, वो थोड़ी सर्च करता रहेगा। तो देखिए, जब उसी फैक्ट्स पर दूसरा मैटर इंस्टीट्यूट करते हैं, पार्टी तो सेम ही है ना। ठीक है, मतलब एक्स और वाई पार्टी, एक्स पार्टी ने ऑलरेडी राजस्थान में केस कर रखा है, ठीक है, वाई पार्टी क्या करती है, यूपी में जाके फिर से एक केस इंस्टीट्यूट कर देती है। अब जो सम्मन आएगा वो एक्स के पास भी तो आएगा ना, तो जब एक्स यूपी वाले कोर्ट में आएगा तो उस कोर्ट को बताएगा, सर ये देखिए ये मैटर ऑलरेडी राजस्थान में चल रहा है, पेंडिंग है, इसकी ट्रायल्स हो रही है, इन्होंने फिर से यूपी में कर दिया है। तो यूपी वाला कोर्ट क्या करेगा, उसने मैटर तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब उस कोर्ट की ट्रायल वहीं रोक देगा, और जब तक राजस्थान वाले कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता तब तक वो क्या करेगा, उस मैटर को रोक के रखेगा। ये होता है रेस सब जुडिस, मतलब कि जो कोर्ट होगा, दूसरा वाला कोर्ट होगा, वो ट्रायल नहीं करेगा, मैटर तो एक्सेप्ट कर लेगा, सूट तो इंस्टीट्यूट हो जाएगा, लेकिन उसकी ट्रायल्स आगे नहीं करेगा। लेकिन जब सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा पढ़ते हैं, रेस जुडिकाटा में क्या होता है, इसमें तो अभी मैटर पेंडिंग चल रहा है, फिर से दूसरा सूट करते हैं। उसमें क्या होता है, एक बार मैटर फाइनली डिसाइड हो चुका है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, फिर क्या किया जाता है, दूसरा सूट उसी फैक्ट्स को लेके करते हैं, तो वो वाला कोर्ट क्या करेगा, उस मैटर को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ये मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। क्योंकि जब अपने डबल जीओ पार्टी पढ़ते हैं उसमें क्लियर कहते हैं कि जब एक वाद सक्षम न्यायालय द्वारा एक बार सुना जा चुका है, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार फाइनली डिसाइड हो चुका है, तो उस मैटर्स पर फिर से उन पार्टीज को नहीं बुलाया जाएगा, दूसरा सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। ये कहता है सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। इन दोनों पे मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, वहां से जाके आप सेक्शन 10 और सेक्शन 11 को पढ़ सकते हैं। फिर सेक्शन 11 में 4 एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। ये चारों एक्सप्लेनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों एक्सप्लेनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर्मर सूट। फॉर्मर सूट क्या होता है कि जिसका डिसीजन पहले आया है, चाहे वह सूट बाद में ही क्यों ना इंस्टीट्यूट हुआ, अगर उसका जजमेंट पहले आ गया है तो वो क्या माना जाता है, फॉर्मर सूट माना जाता है। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है न्यायालय की सक्षमता क्या है, कौन सा कोर्ट सक्षम माना जाता है, उसके बारे में बताया हुआ है। थर्ड कहता है प्राख्यान और प्रत्याख्यान। ठीक है, प्राख्यान का मतलब होता है एक्सेप्ट, प्रत्याख्यान का मतलब होता है डिनाई, इनकार करना। तो एक्सेप्ट क्या होता है और डिनाई क्या होता है, इसमें लॉ की लैंग्वेज में इसको प्राख्यान और प्रत्याख्यान ही कहा जाता है। फिर फोर्थ जो एक्सप्लेनेशन है इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करता है कि जो भी आपके अटैक्स हैं, जो भी आपके क्लेम्स है, अगर आपने पहले नहीं मांगे तो बाद में आपको मांगने का अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब पहले आपके पास सफिशिएंट टाइम था कि आपके जितने भी
अटैक्स हैं, जितने भी क्लेम्स आप पहले मांग लीजिए, अगर आप बाद में आके मांगते हैं तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आता है एक्सप्लेनेशन 5, रिलीफ की बात करता है कि अगर आपने कोर्ट से रिलीफ मांगा और कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, ना तो हाँ कहा ना कहा, तो आपको डीम्ड करना होगा कि कोर्ट ने उस रिलीफ के लिए मना कर दिया है। फिर 6 कहता है रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट मतलब एक सूट में 4 पार्टी है, ए बी सी डी, इन चारों की तरफ से एक ई पर्सन आता है और इन चारों की तरफ से और खुद के लिए भी सूट इंस्टीट्यूट करता है, तो वो ई क्या माना जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा, और ई के द्वारा जो सूट किया जाएगा वो इन सबका रिप्रेजेंटेटिव सूट काउंट होगा। ठीक है। फिर सेक्शन 7 एक्सप्लेनेशन 7 कहता है डिक्री का एग्जीक्यूशन। सेक्शन 7 अपनों को बताता है कि जो रेस जुडिकाटा है वो डिक्री के एग्जीक्यूशन पर भी अप्लाई होता है। और एक्सप्लेनेशन 8 कहता है लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। ये 8 के 8 एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। आपको जब रेस जुडिकाटा का सेक्शन आता है तो ये 8 की 8 एक्सप्लेनेशन पूछे जा सकते हैं। और जो एक्सप्लेनेशन 4 है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, इसका भी पर्टिकुलर एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट केस लॉज भी बताए हुए हैं सेक्शन 10 को लेके या सेक्शन 11 को लेके, तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैंने आपको सेक्शन रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा में डिफरेंसेस भी